मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन में केंद्रीय नेतृत्व ने चौंकाया है। उसी तरह मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में ये केंद्रीय नेतृत्व अब नए चेहरों को कैबिनेट में मौका देकर चौंका सकता है। खबरें ऐसी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजरात मॉडल लागू कर सकती है। साथ ही 1 या 2 बार के विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी बनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम बने जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के चयन में भी ब्राह्मण दलित फैक्टर कार्ड देखा गया है। अब यदि मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला लागू हुआ तो सीनियर नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। तो एमपी बीजेपी अपने नए नेतृत्व में किस भूमिका में नजर आएगी, करेंगे इस मसले पर चर्चा। लेकिन पहले गुजरात मॉडल क्या है, आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में कैबिनेट गठन के वक्त लागू होता है, केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करता है, तो किस तरह की भूमिका मध्य प्रदेश में होगी। देखिए आप, सीनियर नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। पुराने जो चेहरे वो ज्यादा भूमिका में नजर नहीं आएंगे। 1/3 से ज्यादा विधायक पहली बार मंत्री बने। गुजरात मॉडल के मुताबिक क्षेत्रवार सभी इलाकों से 2-2 नए चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा। पिछली सरकार में मंत्री रहे 35% विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। 60 साल से कम उम्र के विधायकों को कैबिनेट में प्राथमिकता दी गई। मंत्रियों के चयन में संघ की भी अहम भूमिका देखी गई। साथ ही कैबिनेट में मंत्रियों के चयन में केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव रहता है। जिस तरह मुख्यमंत्री का प्रभाव हमने 3 राज्यों में देखा। तो अगर ये गुजरात मॉडल लागू होता है तो मध्य प्रदेश में किस तरह की कैबिनेट होगी, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं, पहले आप उनसे मुखातिब हो लीजिए। हमारे साथ हमारे महाकौशल से जबलपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी जुड़ रहे हैं। इंदौर से मालवा पर जानने के लिए, राय रखने के लिए समीर खान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी जुड़ रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सरमन जी मैं आपके कमेंट के साथ करना चाहूंगा। जिस तरह बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्रियों के नाम प्रोजेक्ट किए और मुख्यमंत्री बनाए हैं जिनकी चर्चाएं दूर दूर तक नहीं थी। अब खबरें हैं कि गुजरात मॉडल पर भी विचार चल रहा है। अगर मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन यादव की कैबिनेट को हम देखें गुजरात मॉडल की तर्ज पर, तो जो चौथी पीढ़ी के हाथ में इस वक्त मध्य प्रदेश में कमान है, जिसमें वीडी शर्मा, मोहन यादव प्रमुख हैं, क्या नए चेहरे कैबिनेट में क्षेत्रवार हम देख सकते हैं? गुजरात मॉडल अगर लागू होता है तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, यदि गुजरात मॉडल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कैबिनेट में लागू करती है तो ये 2024 का जो मई में लोकसभा चुनाव होना है उसके मद्देनजर मेरे को इसमें थोड़ा सा आशंका है। वो आशंका इसलिए है कि 28 लोकसभा क्षेत्र हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के अधीन है मध्य प्रदेश में 29 में से। तो पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र रिटेन करना 28, एक तो ये बड़ी चुनौती रहेगी उनके समक्ष। तो इसलिए जो कि फर्स्ट टाइमर विधायक है वो लगभग 47 के लगभग जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उनमें से कितने लोगों को वो महत्व देंगे? यदि वहां महत्व दिया उनको नए विधायकों को, तो पुराने विधायकों के कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके जो क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच में, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की जो है ना एक अरुचि का भाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागेगा। क्योंकि अभी जो 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं इसमें देखिए, एक आपने मालवा से ले लिया, चीफ मिनिस्टर भी मालवा से है, यानी कि उज्जैन से ही और रतलाम से। फिर आपने विंध्य प्रदेश ले लिया, लेकिन अभी इसमें पूरा का पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र अभी खाली है, चंबल खाली है, मध्य भारत खाली है और आपका निवाड़ एरिया खाली है। तो इन सारे क्षेत्रों का इनकी जातिगत संतुलन बनाने के लिए और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए आपको बहुत सारी जगह से नए विधायक जीतकर भी नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा जिसमें क्षेत्रीय, जातीय और धर्म, इन तीनों चीजों का समावेश हो जाए। और इसके अलावा आपको 2024 में सीटें निकालना है तो आपको जो स्टॉलवर्ड है बीजेपी के, जो बड़े हैवीवेट लीडर हैं, उनके बीच में भी सामंजस्य और सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। तो अब ये देखना ये है कि ये नए विधायकों को तवज्जो देते हैं या भाई नए तो डॉक्टर मोहन यादव भी नहीं है, वो भी तीसरे बार के विधायक हैं। तो अब ये कहना कि वो नए लोगों को तवज्जो देंगे और नए विधायकों को लेंगे, तो हो सकता है कि ये अपनी उनकी हाईकमान का या उनके शीर्ष नेतृत्व का कोई किसी तरह का एक पूरी रणनीति तैयार हो। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है कि नए
पुराने विधायकों को महत्वहीन या उनको दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हैवीवेट लीडर हैं। आप माननीय कैलाश विजयवर्गीय, माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय प्रहलाद पटेल, माननीय राकेश सिंह और रीति, इसके अलावा जो दूसरे प्रहलाद पटेल के साथ साथ आप ये देखिए कि ठीक है कि गोपाल भार्गव 9 बार के विधायक हैं। अब आप कैसे उनकी मतलब उनकी उपेक्षा कर सकते हैं? आपको तवज्जो तो देना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है ये। लेकिन इतना आसान होगा नहीं बीजेपी के लिए, जिनका जिक्र आपने किया सरमन जी, जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं। किस तरह से अब मोहन यादव की कैबिनेट नजर आएगी ये तो हमें बहुत जल्द 4-5 दिनों में पता चल जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब चूंकि महाकौशल वो इलाका आ जाता है मध्य प्रदेश का जहां से पिछली बार कैबिनेट में नेतृत्व नहीं मिला, और वहां से कई स्थानीय नेताओं ने इस बात को लेकर दबी जुबान ही सही, पर्दे के पीछे से ही सही, लेकिन नाराजगी तो दिखती है साहब। अजय विश्नोई हो, राकेश सिंह हो, ठीक है राकेश सिंह सांसद है। संजीव जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, ओवरऑल महाकौशल की हम बात करें, पिछली सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट पर हम नजर डालें तो सबसे बड़ा आरोप महाकौशल से यही लगता रहा कि आखिर महाकौशल से नेतृत्व क्यों नहीं, कैबिनेट में किसी को जगह क्यों नहीं। तो इस बार मोहन यादव के सामने चुनौती तो काफी रहेगी, समावेश किस तरह से वो समीकरण करते हैं जिसका जिक्र सरमन जी ने किया, लेकिन कितनी संभावना महाकौशल से मंत्रियों की आप देख रहे हैं जो भी विधायक हैं और मंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल दीपक, पिछली बार महाकौशल सबसे उपेक्षित था मंत्रिमंडल के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मोहन यादव इस बात का तो पूरा ख्याल रखेंगे कि महाकौशल को अच्छा नेतृत्व मिले। जहां तक किसी भी तरह की कोई भी संभावनाओं पे बात करना, तो अब जिस तरीके से 3 राज्यों में किया गया है, समझ से बाहर होता है कि अब केंद्रीय नेतृत्व क्या विचार कर रहा है कि महाकौशल में पुराने लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देना है कि नए लोगों को। हालांकि महाकौशल की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो चुनाव जीत कर लोग पहुंचे हैं उसमें हैवी वेट भी पहुंचे हैं, और ऐसे बहुत से हैं जो बिल्कुल नए हैं और पहली बार विधायक बन के पहुंचे हैं। विद्यार्थी परिषद के लोग भी हैं जो युवा हैं, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे बहुत वजनदार लोग भी हैं। तो महाकौशल को इस समय एक ही बात की चिंता है कि किसी को भी मिले नेतृत्व मिलना चाहिए। तो अब उम्मीद तो है कि जिस तरीके से यदि गुजरात फार्मूला भी लागू किया जाता है तो क्षमा कीजिए, 2 लोगों को स्थान मिलता है इस मॉडल में, कुछ लोगों को नए, कुछ लोगों को पुराने। तो अब चूंकि पुराने लोग नहीं थे, कोई पुराने मंत्री इस क्षेत्र में नहीं थे, तो जो भी स्थान मिलेगा या तो वो इस मंत्रिमंडल के पहले के मंत्री रहे थे उनको स्थान मिल सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल नए चेहरे आएंगे। चूंकि जैसा देखने में आ रहा है कि नए चेहरों को स्थान दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्थान दिया जा रहा है, ताकि वो ना सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सकें, बल्कि आगामी 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की कमान और नेतृत्व को संभाल सकें। तो यदि ऐसा भी होता है तो बहुत सारे अच्छे और नए चेहरे जीत के आए जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जिनके ऊपर किसी तरह की कोई दाग नहीं है, और उन्हें पहली बार अगर चुनाव लड़ने का मौका मिला और वो विधायक बने हैं और मंत्री बनते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अब जो बात होती है हैवीवेट जो लोग जीत के आए हैं, तो उनके लिए तो इस समय किसी भी तरह का कोई भी प्रेडिक्शन करना मुझे नहीं लगता कि कोई उचित बात होगी। हवा तो ऐसी चल रही है कि बिल्कुल नए लोग जीत के आए हैं उनको स्थान मिलेगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि 3 या 4 दिनों में पता चलेगा कि किसको स्थान मिल रहा है। हाँ, एक बात आपको बताता हूं, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो मंत्रिमंडल के लिए अपने विचार रख रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश के महाकौशल से एक उप मुख्यमंत्री और बना दिया जाए। उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि भाई महाकौशल से कम कैबिनेट में 2-3 मंत्री होना चाहिए। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी और जनता के साथ साथ कांग्रेस के सांसद भी इंतजार कर रहे हैं कि महाकौशल से कौन मंत्री बनेगा। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास संजीव जी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और चूंकि महाकौशल के बाद एक महत्वपूर्ण इलाका ग्वालियर चंबल भी हो जाता है। देव साहब इस पर प्रकाश डालेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। देव श्रीमाली साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, पिछली सरकार में प्रद्युम्न सिंह तोमर जो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, उनका नाम मुझे याद आ रहा है
लेकिन अभी चर्चाएं कुछ 2-3 नामों की चल रही है, प्रीतम सिंह लोधी, मोहन सिंह राठौर। अगर गुजरात मॉडल लागू होता है तो एक बात यह भी है, बीजेपी मान चुकी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू इस बार चुनाव में चला है, परिणामों ने बताया है। कितनी संभावना ग्वालियर चंबल से कैबिनेट में, मोहन कैबिनेट में? दीपक, एक बात बताऊं मैं आपको कि ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार से जो 2018 का चुनाव था, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो बीजेपी को 3 गुना सीटें मिली। पहले 6 थी जो बढ़ के 18 हो गई हैं। और अगर हम 2020 के आंकड़े से देखेंगे तो बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हुआ है, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ग्वालियर का जो मंत्रिमंडल में स्थान है, जो रेशो है, वो काफी अधिक रहता है। 34 सीटों में से कम 5 और 6 मंत्री हमेशा से ग्वालियर चंबल संभाग में रहते हैं। अभी भी हम जब पिछली शिवराज सिंह की जो अंतिम पारी है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि अशोकनगर से एक मंत्री था, गुना से एक मंत्री था, शिवपुरी से एक मंत्री था, ग्वालियर से एक मंत्री था और मुरैना से एक मंत्री था और दतिया से एक मंत्री था। यानी इतने मिनिस्टर तो हमारे पास ऑलरेडी थे ही। तो वही मैं कह रहा हूं, 6 या 7 मंत्री यहां से बनते रहे हैं। तो चाहे वो नया फॉर्मूला हो या पुराना फॉर्मूला हो, पहली बात तो यह है कि ग्वालियर में पूरी तरह से नया फार्मूला लागू किया जाना संभव नहीं है। हालांकि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है, तो ये जैसा कहा जाता है कि मुमकिन है तो हो सकता है, लेकिन उतना आसान काम भी नहीं। तो देव साहब, विंध्य और महाकौशल जैसे रीजन जो अब तक कैबिनेट से उपेक्षित रहे, वो उन्हें एडजस्ट तो करना होगा। तो क्या संख्या बल इस बार कम होता देख रहे हैं आप, या इस बार भी संभावना है 4 से 5 मंत्रियों के ग्वालियर चंबल से बनने की, या ये संख्या कम हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि संख्या कम होगी। हो सकता है कि पहले लॉट में मंत्री कम बने, क्योंकि ग्वालियर एक ऐसा शहर है जहां हमेशा से शहर के अंदर कभी कभी तो 3 विधायक हुआ करते थे और तीनों मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ग्वालियर इतना कमजोर राजनीतिक रूप से है नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ को, जैसा कि अभी बात चल रही थी, उप मुख्यमंत्री भी ग्वालियर से नहीं दिया गया है। तो इसलिए अगर वो होता तो गुंजाइश रहती, लेकिन कई पोस्ट खाली भी हो गई। जैसे कि हम आपको बताएं, नरोत्तम मिश्रा हमारे यहाँ के हैवीवेट आदमी थे, लेकिन वो जो है नेता, अब वो सदन के अंदर है नहीं। ऐसे ही इमरती देवी जो बड़ी कंटेस्टेंट थी, वो प्रबल दावेदार थी, वो भी सदन के अंदर इस बार नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं जो चुनाव हार भी गए हैं। ये तो बिल्कुल दिलचस्प बात है। और देव साहब, ये भी, इसमें भी मुझे जब परिणाम आ रहे थे उस दिन मैं भी बड़ा हैरान रहा कि आखिर शिवराज सरकार के, तत्कालीन शिवराज सरकार के 9 मंत्री चुनाव कैसे हार गए। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। लेकिन परिणाम जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में आए हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। मैं लौटूंगा ग्वालियर चंबल की रीजन की हमने बात की, लेकिन एक और महत्वपूर्ण रीजन मालवा का हो जाता है। वो मालवा जहां की 66 सीटें कहते हैं कि यहीं से तो सत्ता का रास्ता गुजरता। और इस बार तो मोहन यादव जो खुद मालवा से, उज्जैन से आते हैं, समीर ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। समीर, इंदौर हो या मालवा निमाड़ हो, यहां पर भी शुरू से यही मांग उठती रही है कि आखिर कैबिनेट में यहां से भी संख्या कम क्यों होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री तो आपने मालवा निमाड़ से दे दिया, लेकिन रमेश मेंदोला हो, मालिनी गौड़ हो, राजेश सोनकर हो, कई ऐसे नाम हैं फहरिस्त में जो लंबे नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह मिलने की प्रबल संभावना मैं देख रहा हूं। कितनी संख्या आप देख रहे हैं और वहां क्या समीकरण बन रहे हैं स्थानीय बीजेपी संगठन के? देखिए दीपक, जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मालवा निमाड़ के खाते में जो है प्रदेश के मुखिया का पद आ गया है। तो मतलब हम ये कहें कि जो भाजपा को यहाँ बम्पर जीत मिली थी, 66 में से 48 सीटों पर भाजपा ने विजयश्री हासिल की थी, तो उसी का नतीजा है कि मालवा से जो है, या मालवा निमाड़ से जो है प्रतिनिधि करने के लिए मुख्यमंत्री पद दे दिया। मतलब प्रदेश का मुखिया तो इस रीजन से आ गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो है ऐसे नाम है। हम सबसे पहले बात करें महिलाओं की संख्या की, तो यहाँ से बड़ी संख्या में महिलाएं जीत के आई है, और वो महिलाएं जीत के आई है जिनका जो है राजनीति में अपना एक अलग मुकाम है। अगर मालिनी गौड़ की बात करें, इंदौर महापौर, 4 बार की विधायक, और उनके द्वारा जो है देश में स्वच्छता में नंबर 1 उन्हीं के कार्यकाल में इंदौर आया। अगर हम बात करें निमाड़ की, तो बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस, जो पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी है और उच्च एजुकेशन शिक्षा मंत्री भी रह चुकी है, तो उनका दावा बन रहा है। अगर हम बात करें महू से इंदौर के उषा ठाकुर की, तो वो जो वर्तमान जो है 2018 की जो उसके पहले की सरकार थी उसमें मंत्री थी, पर्यटन मंत्री। तो महिलाओं का दावा तो है ही। इसके अलावा एक धार की भी बात कर लेते हैं। धार से भी नीना वर्मा जो लगातार चुनाव जीत रही है,
विक्रम वर्मा की पत्नी, तो उनका भी अपना एक दावा है, हालांकि उनको अभी तक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। और अगर फिर हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, तो इंदौर में जो है 1 नंबर विधानसभा कैलाश विजयवर्गीय, 2 नंबर विधानसभा से रमेश मेंदोला जो लगातार जीत रहे हैं, सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं। अब हम 5 नंबर विधानसभा में जैसे ही आते हैं तो महेंद्र हार्डिया जो पहले भी मंत्री रहे, उनका भी दावा है। मतलब दावेदार मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ रीजन में बड़ी संख्या में है, चाहे वो महिलाओं की बात करें या पुरुषों की बात करें। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि मालवा निमाड़ के खाते में प्रदेश का मुखिया आ गया है, तो इस बार गुजरात फार्मूला चलेगा। अगर गुजरात फार्मूला चलता है तो फिर क्या पूर्व मंत्री जो सांवेर से हैं, जो सिंधिया गुट के आते हैं, तुलसी सिलावट, या आपने कहा राजेश सोनकर, जिनको जो है तुलसी सिलावट के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद सांवेर विधानसभा से जो है उनको हटना पड़ा था, और वो बड़ा चेहरा जो हम ये कहें राजनीति का कांग्रेस की, सज्जन सिंह वर्मा को हराकर एक बार फिर विधायक बने हैं सोनकच्छ से देवास जिले की। तो सभी जो दावेदार हैं, जो जीत कर आए हैं, वो सारे के सारे बड़े चेहरे हैं, या हम ये कहें कि जिन्होंने दिग्गजों को हराया है। तो सभी के दावे हैं। लेकिन अगर जिस तरह से प्रदेश के मुखिया का फैसला चौंकाने वाला आया है, उसी तरह से ये मंत्रिमंडल भी चौंकाने वाला आने की उम्मीद है। लेकिन उम्मीदें जो है मालवा और निमाड़ में, और दावे जो है सबसे ज्यादा किए जा रहे हैं। दीपक, चलिए, जो बात आप कर रहे हैं समीर, और जो परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए हैं, इससे तो मैं जितना समझ पा रहा हूं कि कम से कम 3 मंत्री मालवा निमाड़ से जरूर आ रहे हैं। कौन होंगे समय बताएगा, लेकिन मोहन यादव की कैबिनेट में हमें 3 चेहरे मालवा से जरूर दिखेंगे, ऐसी मैं देख पा रहा हूं स्थिति अभी के मुकाबले। सरमन जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, ये तो बात हुई अलग अलग रीजन की, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस रीजन से क्या मांग उठती रही है, पहले क्या समीकरण रहे हैं, अभी क्या मोहन यादव के सामने चैलेंज रहेगा। लेकिन हम कद्दावर नेताओं की जब बात करते हैं, फिर वो शिवराज सिंह चौहान हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, या फिर प्रहलाद पटेल हो, इनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी एक बड़ा सवाल है कि अब ये किस भूमिका में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री सांसद ही इन्होंने छोड़ दी है, इन्हें जो खबरें थी मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ में वो भी कुछ हुआ नहीं, अमली जामा पहनाया नहीं गया। तो ऐसे में जो कद्दावर नेता है, इनकी अब भूमिका क्या रहेगी? दीपक जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जहां पर देवेंद्र फडणवीस जो है ना मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, इसके बाद डिप्टी सीएम है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि बाबूलाल गौर शिवराज जी की कैबिनेट में मंत्री रहा, उसके पहले मुख्यमंत्री थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है कि कैलाश जोशी जी पटवा जी के साथ में मंत्री रहा, उसके पहले मुख्यमंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है यदि हाईकमान ने और शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया। यदि उन्होंने तय कर लिया कि हमको ये भूमिका में रखना, माननीय शिवराज जी को, कैलाश विजयवर्गीय को, प्रहलाद पटेल को, राकेश सिंह को, राव उदय प्रताप को, तो ये, या गोपाल भार्गव को, तो ये इनकार नहीं कर सकते। वहां पर सिर्फ हाँ में निर्देश चलता है, ना में निर्देश नहीं चलता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये इस समय माननीय मोहन यादव के समक्ष, माननीय दीपक जी, ये जो सत्ता का ताज है, मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ पत्रकार के नाते, कि सत्ता का ये चुनौतियों भरा ताज भी है। पहली चुनौती 28 सीटें आपको रिटेन करना, दूसरी चुनौती हैवी वेट जो लीडर हैं और सत्ता जो संगठन है उसके बीच में समन्वय स्थापित करना, तीसरी चुनौती लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश के नागरिकों के ऊपर, उससे कैसे उबारना, पांचवी चुनौती चीफ सेक्रेटरी, अभी आपका अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी है, उसको आप नया किस तरह से फुल फ्लेज ला रहे हैं। आपके पास पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से आपके साथ अभी मतलब ट्यूनिंग नहीं हो पाई उसकी, तो आपको उसका भी चयन करना। इसके साथ साथ आपको जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो अपनी लकीर खींची है, उसको कैसे आपको आगे बढ़ाना है। लाडली बहना योजना को कैसे उसको मतलब उसका जो कि किसी तरह से रुकावट ना आए उसमें, उसको कैसे उसको मतलब आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि देखिए, अप्रैल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फिर से लग जाएगा, मई 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो आपके समक्ष सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं काम करने के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 9 अक्टूबर से लगा था और 9 दिसंबर निकल गया, अभी आपकी फुल फ्लैश कैबिनेट नहीं है, तो मध्य प्रदेश के विकास के काम सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। लोगों की लाइफ जो है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो उनकी रूटीन में लाइफ आ नहीं पाई है, तो और करोड़ रुपए के टेंडर भी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी चुनौतियां बहुत हैं। आप जल्द से जल्द अपना नई कैबिनेट का गठन करें, जिससे कि नीतिगत निर्णय आप तुरंत से तुरंत लें, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला। प्रचंड बहुमत के साथ साथ आप प्रचंड जोर से आप राज्य के विकास में लग जाएं। जो एक संविधान में व्याख्या दी हुई है कि सरकार जो है ना वेलफेयर का काम करती है, तो वेलफेयर गवर्नमेंट का काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये जो हेल्थ और सुरक्षा, इन सब चीजों पर आप तेजी के साथ काम करने में लग जाएं। अभी जो निर्णय लिए, मैं मानता हूं
ये निर्णय भी ठीक है, लेकिन इन निर्णयों में कोई बहुत ज्यादा आर्थिक पक्ष नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए वो निर्णय बहुत आसानी से ले लिए। और कैबिनेट में आपको मैं दो और चीजें कहना चाहता हूं कि एक तो महिला आपने डिप्टी सीएम नहीं दिया और ट्राइबल आपने डिप्टी सीएम नहीं दिया है, तो इस पर भी आपने आरक्षण तो लागू कर दिया लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया डिलिमिटेशन और सेंसस के कारण, लेकिन बिल पास कर दिया। तो कम से कम यहां तो आप प्रतिनिधित्व दे दें। चलिए, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है सरमन जी, और जाहिर है मोहन यादव मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, कुछ चुनौतियां भी उनके सामने रहेगी, लेकिन ये समीकरण जो बन रहे हैं गुजरात मॉडल के तहत, ये हमने समझने की कोशिश की, हमारे अलग अलग सहयोगी ने भी हमें समझाया, आपने भी इस मसले पर विशेष प्रकाश डाला। आप सभी का बहुत शुक्रिया, सरमन जी, संजीव जी, देव साहब और समीर, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।